फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं SGPGI से जो वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट की। फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है आपके हेमेटोलॉजी से MCQ से है, यानी कि आज हम हेमेटोलॉजी के MCQ को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी से संबंधित MCQ को सॉल्व किए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मिक्स क्वेश्चन को भी सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे देखिएगा, मिक्स क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, या फिर हमारा जो प्लेलिस्ट है MCQ करके उसको भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सारे MCQ आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो PDF नोट्स होता है उसको भी प्रोवाइड किया जाता है, और साथ साथ में आपका जो MCQ पोल होता है वो भी डाला जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए और बेहतर साबित हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने प्रश्नों पर। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा है कि ज सेंसिटाइजेशन ऑफ आरबीसी विथ RH एंटीजन कैन बी अकर थॉट, यानी फ्रेंड्स कह रहा है कि जो आपका आरबीसी है साथ साथ में आपके जो RH प्लस फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, RH प्लस फैक्टर और आरबीसी जो का संवेदनशीलता है ये कब होता है। तो फ्रेंड्स, ये दो केस में हो सकता है, आपका ट्रांसफ्यूजन के केस में हो सकता है और आपके प्रेगनेंसी के केस में होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के केस में भी आपका जो RH फैक्टर होता है ये आपके फीटस में ट्रांसफ़र हो जाता है, और साथ साथ में ट्रांसफ्यूजन के समय भी तो RH फैक्टर ट्रांसफ़र होता ही है, क्योंकि जब ब्लड आप डोनेट करते हैं तो इन केस में आपका जो आरबीसी है उसके साथ साथ में RH फैक्टर भी क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा या आपका जाएगा बोथ A एंड B, क्योंकि आपका जो संवेदनशीलता है आपके आरबीसी के विथ RH फैक्टर के साथ वो आपका ट्रांसफ्यूजन एंड प्रेगनेंसी दोनों है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनडायरेक्ट एंटी ह्यूमन एंटी ग्लोबिन टेस्ट डॉट यूज ए स्पेसिफिक, यानी कह रहा है कि जो आपका डायरेक्ट एंटी ह्यूमन ग्लोबिन टेस्ट होता है इसमें आप सैंपल कौन सा यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, एंटी ह्यूमन ग्लोबिन को हम क्या कहते हैं, कॉम टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम टेस्ट भी कहते हैं। ये दो प्रकार से होता है, आपका एक होता है इनडायरेक्ट टेस्ट और ये आपका होता है दूसरा डायरेक्ट टेस्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉम टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम आरबीसी का उपयोग करते हैं आपके डायरेक्ट एंटी ह्यूमन ग्लोबिन या फिर डायरेक्ट कॉम टेस्ट के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेकंड सही जाएगा आरबीसी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन ऑफ व्हिच ब्लड ग्रुप सिस्टम। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि आप इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट का उपयोग कर रहे हैं जिसमें आप एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, तो इसमें कौन से ब्लड ग्रुप का टेस्ट यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, चाहे जो भी ब्लड ग्रुप हो सबके लिए हम यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट या फिर डायरेक्ट कॉम टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन दिया है डफी है, केल है, ठीक है, और किड है या फिर MN है, कोई भी है, या फिर आपका ABO भी है, तो इसके लिए हम कॉम टेस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका सही जाएगा ऑल ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि डॉट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव एट 4 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ब्लड, यानी कि आपका जो ब्लड है इसको अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर कर देते हैं तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो जीवित नहीं रहेगा, ये अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर इसको कह सकते हैं इन्फेक्शन है ये नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका ये जो है T पैलिडम, ठीक है, ये आपका कॉज नहीं करता है, ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है, ट्रेपोनेमा पैलिडम जो कि सिफिलिस काज करता है, क्या करता है, सिफिलिस काज करता है। तो ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहता है, जीवित नहीं रहता है। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बात करें लिस्मानिया की, ठीक है, तो लिस्मानिया आपका लिस्मेनियासिस काज करता है या फिर इसको कह सकते हैं काला आजार काज करता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि लिस्मानिया क्या काज करता है, तो लिस्मानिया आपका काला आजार काज करता है। लेकिन कि 4 डिग्री सेल्सियस पे कौन ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता, तो ये आपका हो जाएगा T पैलिडम, यानी कि आपका ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ब्लड इन CPD डॉट इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी ऑफ आरबीसी, यानी कि ठीक है साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज, ये आपका क्या है, एक प्रकार का कागुलेंट है। क्या है, एंटी कागुलेंट है, जो कि आपके ब्लड बैंक में उपयोग किया जाता है, ब्लड बैंक में उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये CPD एंटी कागुलेंट है जिसमें आपका रखा हुआ है, तो इसमें आपका जो एनर्जी है आपके आरबीसी को एनर्जी करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा ये आपका ग्लूकोज करेगा। कौन करेगा, ग्लूकोज करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें सोडियम साइट्रेट की, तो सोडियम साइट्रेट एक प्रकार का एंटी कागुलेंट का यहाँ पे फंक्शन करता है आपके CPDA में, ठीक है, और जो ग्लूकोज इसमें प्रेजेंट होता है आरबीसी क्वेश्चन था कि जो आरबीसी है उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का है
केल ब्लड ग्रुप सिस्टम हैज़ हाउ मेनी एंटीजन्स, यानी कि आपका जो केल ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है इसमें कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स केल ब्लड ग्रुप में आपके 22 प्रकार के एंटीजन्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही जाएगा 22, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि प्री कैलोरियन सिंथेसिस व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी। फ्रेंड्स प्री कैलोरियन को हम पीके भी कहते हैं, ठीक है, और आपने सुना भी होगा PK6 डिफिशियंसी। तो यही प्री कैलोरियंस होते हैं फ्रेंड्स, और इनका जो सिंथेसिस होता है ये आपके लीवर में होता है। और ये प्री कैलोरियंस या फिर PK ये आपका क्या होता है, एक प्रकार का हेमोलिटिक फैक्टर होता है, ठीक है। हेमोलिटिक मतलब टूटने का नहीं, ये हीमोग्लोबिन का एक प्रकार का ब्लड में पाया जाने वाला फैक्टर होता है जो कि क्लॉटिंग में उपयोग होता है। फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि व्हिच स्क्रीनिंग टेस्ट इज डन फॉर क्लासिकल हीमोफीलिया, यानी कि अगर आप क्लासिकल हीमोफीलिया को टेस्ट को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार का टेस्ट का उपयोग करेंगे, जो कि आपका एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। फ्रेंड स्क्रीनिंग टेस्ट इस प्रकार का टेस्ट होता है जिसमें आप तुरंत के तुरंत आप इस टेस्ट को डन कर सकते हैं और इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स स्क्रीनिंग टेस्ट एक्चुअल टेस्ट को डिटेक्ट नहीं करता है, इसके लिए और भी आपको स्पेसिफिक टेस्ट करने पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स हीमोफीलिया के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ये होता है आपका पार्शियल प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, यानी कि PTT, ठीक है। क्या होता है, PTT, ठीक है, या फिर पार्शियल प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हिच ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 11, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका फैक्टर 11 है इसके डिफिशियंसी के लिए कौन सी ब्लीडिंग डिसऑर्डर उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स हीमोफीलिया बी इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही जाएगा, हीमोफीलिया बी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ PNH। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं कि PNH का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स PNH का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल नेक्ट्योरल हीमोग्लोबिनुरिया, ठीक है, हीमोग्लोबिनुरिया, ठीक है। तो क्या होता है PNH का फुल फॉर्म, प्रॉक्सिमल नेक्ट्योरल हीमोग्लोबिनिया एक प्रकार का डिजीज होता है। और फ्रेंड्स इसको डिटेक्ट करने के लिए आप कौन सा यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म करेंगे या फिर कौन सा डायग्नोस यहाँ पे यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम जो डायग्नोस यूज करते हैं उसका नाम है हेम्स एसिडिफाइड सीरम टेस्ट। क्या करते हैं, हेम्स एसिडिफाइड सीरम टेस्ट PNH के लिए करते हैं, यानी कि प्रॉक्सिमल नेक्ट्योरल हीमोग्लोबिनिया के लिए करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फॉर द ट्रांसफ्यूजन इन पीडियाट्रिक पेशेंट, यहाँ पे इन रहेगा फ्रेंड्स, इन पीडियाट्रिक पेशेंट एंटीकोगुलेंट कैन बी यूज। तो फ्रेंड्स अगर आप बच्चों में ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो इसके लिए आप जो एंटीकोगुलेंट का उपयोग करेंगे वो आपका होगा हिपेरिन। क्या होगा, हिपेरिन। फ्रेंड्स हिपेरिन की खास बात है क्योंकि ये एक प्रकार का नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी होता है जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्लॉट रिटेक्शन इज लोवर्ड इन व्हिच कंडीशन, यानी कि जो क्लॉट का रिटेक्शन है ये लोवर्ड हो जाता है किन कंडीशन में। तो फ्रेंड्स ये आपका थ्रोम्बोपिनिया के, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के केस में हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है प्लेटलेट काउंट का कम हो जाना, क्या, डिक्रीज डिग्री ऑफ प्लेटलेट काउंट, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट द हाफ लाइफ ऑफ फाइब्रिनोजन, यानी कि आपका जो फाइब्रिनोजन है उसका हाफ लाइफ क्या होता है। तो फ्रेंड जो आपके फाइब्रिनोजन होते हैं इनका हाफ लाइफ होता है 3 से 4 डे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड वाला सही जाएगा, 3 से 4 डे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर सिकल सेल प्रिपरेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सिकल है जिसका थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इस पर आप टाइपिंग करते हुए दिक्कत हो जाती है तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। व्हिच रिएजेंट इज फॉर सिकल सेल प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिकल सेल का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके स्लाइड को देखना चाह रहे हैं तो इसमें से किस रिएजेंट का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं ये सोडियम मेटा बाइसल्फेट होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे कैट्रा हो गया, इस क्या हो जाएगा, मेटा, ठीक है, मेटा, सोडियम मेटा बाइसल्फेट, ठीक है। तो सोडियम मेटा बाइसल्फेट रिएजेंट का हम उपयोग करते हैं सिकल सेल प्रिपरेशन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एली फैक्टर इज ड्राइव्ड फ्रॉम व्हिच सेल, यानी कि आपका एलीज फैक्टर जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स एली फैक्टर को हम क्या कहते हैं, ल्यूपस एरिथेमेटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके ग्रेनुलोसाइट और लिम्फोसाइट्स दोनों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा,
बोथ ए एंड बी सही जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे फ्रेंड्स आप ये सारा टेस्ट लगा रहे होते हैं किस विधि से, बेंट्रोप विधि से। ठीक है, बेंट्रोप मेथड से अगर आप लगा रहे होते हैं तो इस तरीके से आप एली सेल का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, एली सेल का भी आप स्लाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें आपका एली सेल क्या होता है आ जाता है जब आप बेंट्रोप ट्यूब यूज करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हैंड्स बॉडी कैन बी स्टेन्ड विथ, यानी कि अगर आप आपके ब्लड में आपका हैंड्स बॉडी प्रेजेंट है तो इनको आप डिटेक्ट किस स्टेन के द्वारा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इनको मेथिलीन वायलेट के साथ, ठीक है, और क्रिस्टल वायलेट दोनों के साथ यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं हैंड्स बॉडी को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड वाला सही जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपके हैंड्स बॉडी से संबंधित है और ये आपका है कि हैंड्स बॉडी अपेयर इन ब्लड इन व्हिच कंडीशन, यानी कि आपका जो हैंड्स बॉडी होते हैं जो आपके ब्लड में डिटेक्ट होते हैं ये किन कंडीशन में दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी कंडीशन जितने भी ऑप्शन हैं, आपका स्प्लेनेक्टोमी है, हाइपरप्लासीमिया है, ठीक है, प्लानिज्म है और हेमोलाइटिक एनीमिया, इन तीनों के केस में आपको दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सही जाएगा ऑल ऑप्शन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है कि प्रीसियस एनीमिया काज ड्यू टू डिफिशियंसी, यानी कि आपका जो प्रीसियस एनीमिया होता है यानी कि घातक एनीमिया जो होता है ये किस डिफिशियंसी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स ये आपके जो इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं इनके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। अगर बात करें आयरन की वजह से जो एनीमिया होता है इसको हम बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। इसका अगर क्लास नहीं लिए तो आप इसको देख सकते हैं, इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। डिटेल क्लास हमने एनीमिया के ऊपर और आयरन डिफिशियंसी के एनीमिया के ऊपर ले रखा है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी परसेंट बॉडी आयरन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, यानी कि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन के रूप में जो आपका आयरन प्रेजेंट होता है वो कितना होता है। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा 66%। तो यही हमारा जो हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है यही परसेंटेज इसका होता है 66%। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेगमेंटेड रेड सेल आर, यानी कि आपके जो फ्रेगमेंटेड रेड सेल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनका शेप क्या होता है। तो फ्रेंड्स इनका जो शेप होता है ट्रेंगुलर होता है और हेलमेट शेप के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जाएगा सही, थर्ड नंबर का सही जाएगा, ट्रेंगुलर शेप एंड हेलमेट शेप आर फ्रेगमेंटेड सेल। ठीक है, फ्रेगमेंटेड रेड सेल। ठीक, चलिए आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है कि विच टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन पेरिफेरल ब्लड इन सिकल सेल एनीमिया, यानी कि जो सिकल सेल एनीमिया होते हैं इनमें आपके जो सेल्स होते हैं वो किस प्रकार के प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स आपके पेरिफेरल में अगर आप सिकल सेल एनीमिया को देख रहे हैं तो आपके जो होते हैं ये थोड़ा सा इस प्रकार के दिखाई देते हैं। ठीक है, ठीक इस प्रकार से, यानी कि इसको हम सिकल यानी कि हंसिया के शेप या हंसुआ के शेप को भी कह सकते हैं इनको। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप पूरे पेरिफेरल स्मेल को डिटेक्ट करेंगे तो इसमें आपके सिकल सेल एनीमिया के साथ साथ न्यूक्लिएटेड सेल भी और टारगेट सेल भी दिखाई देंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जाएगा ऑल ऑप्शन, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया के केस में जो आपका पेरिफेरल स्मेल होगा इसमें सिकल सेल, न्यूक्लिएटेड सेल, टारगेट सेल ये सभी प्रकार के सेल आपको दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है कि इन विच कंडीशन बोन मैरो बिकम हाइपोसेलुलर। फ्रेंड दो यहाँ पे टर्म होते हैं, हाइपर होता है, हाइपो होता है। हाइपो मतलब होता है डिक्रीज। ठीक है, तो आपका जो हाइपो होता है तो हाइपो किन केस में होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा हाइपोसेलुलर है बोन मैरो का, यानी कि हमारा जो बोन मैरो है वो ज़्यादा रेड सेल या फिर होल ब्लड का प्रोडक्शन ना कर पाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डिजीज होगा या फिर जो एनीमिया होगा ये आपका एप्लास्टिक एनीमिया के अंतर्गत जाता है, क्योंकि बोन मैरो के जितने भी डिसऑर्डर होते हैं आपके एप्लास्टिक एनीमिया के अंतर्गत जाते हैं। ठीक है, तो हाइपोसेलुलर आपका एप्लास्टिक एनीमिया की वजह से हो जाएगा। ठीक है, सिकल सेल्स एनीमिया हमने आपको बताया कि जब हमारा जो आरबीसी होता है इसका शेप सिकल के शेप का हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ठीक है, और जब हेमोलाइटिक एनीमिया जो होता है ये हेमोलाइटिक एनीमिया यानी कि आपका ब्लड का फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन किसी कारण से आपके जो ब्लड हैं या फिर आरबीसी हैं ये क्या हो जाते हैं, टूट जा रहे हैं, तो इनको कहते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, और थैलेसीमिया एक प्रकार का क्या है, ये जीन वाला डिसऑर्डर होते हैं, ये भी एक प्रकार का एनीमिया के अंतर्गत ही कंसिडर किया जाता है लेकिन ये जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ओरिएंटेशन इन द शेप ऑफ इरिथ्रोसाइट इज कॉल्ड, यानी कि आपका जो इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी का जो शेप है इसमें अगर भिन्नता आने लगती है, ओरिएंटेशन आने लगते हैं तो इस टर्म को क्या यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं एंसियोसाइटोसिस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। ठीक है, फ्रेंड्स यहाँ पे और कई सारे टर्म हैं, इनका कृपया आप करके कमेंट में इनका जवाब दीजिएगा कि पोल्कियोसाइटोसिस कब कहते हैं, सेप्रोसाइटोसिस कब कहते हैं। सब हमने आपको एनीमिया जब बता रहे थे
तब हमने आपको बता दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज प्रेजेंट इन व्हिच टाइप ऑफ ल्यूकेमिया, यानी कि आपका जो ल्यूकेमिया का कंडीशन है, यानी कि आपके जो WBC होते हैं इनमें एबनॉर्मलिटीज आ जाना, इनकी जो मात्रा है ये बढ़ जाना, या फिर इसको हम ये भी कैंसरस स्टेज कहते हैं WBC का, यानी कि आपके वाइट ब्लड सेल का कैंसर हो जाना। तो इनमें जो आपका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है ये किस प्रकार के ल्यूकेमिया में होता है। तो फ्रेंड्स ल्यूकेमिया दो प्रकार से मेनली यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। एक आपका एक्यूट एनीमिया होता है, एक्यूट ल्यूकेमिया होता है, क्रोनिक होता है। एक्यूट मतलब इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी बीमारी चाहे एक्यूट हो तो उसका मतलब होता है कि ये बीमारी आपको जल्दी काज किया हुआ है, ठीक है, ये ज़्यादा सीवियर कंडीशन में नहीं गया है। और क्रोनिक मतलब होता है जो धीरे धीरे बीमारी अपने शरीर में फैलती जाती है और बहुत लंबे दिनों तक चलती है, उसको क्या कहते हैं, क्रोनिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किस ल्यूकेमिया के केस में होता है। तो फ्रेंड्स ये आपके एक्यूट ल्यूकेमिया के केस में होता है, यानी कि ये जो बीमारी है या फिर ल्यूकेमिया है ये बहुत जल्द शुरू हुआ है और अभी ये सीवियर कंडीशन में नहीं गया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लड बैंक से संबंधित है। हाउ मेनी जीनोटाइप इन MN ब्लड ग्रुप, यानी कि आपका जो MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है इनमें कितने प्रकार के जीनोटाइप पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपके जीनोटाइप होते हैं वो 3rd होते हैं, ठीक है, यानी कि 3 प्रकार के जीनोटाइप पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ग्रुप AB, यानी कि आपका जो ABO ग्रुप सिस्टम है इसमें आपका एक प्रकार है ग्रुप AB। तो इसमें आपका जीनोटाइप कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स AB का जीनोटाइप आपका AB ही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लास्ट वाला सही जाएगा AB, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडियन पॉपुलेशन 45% पॉपुलेशन ऑफ हिज ब्लड ग्रुप, यानी कि आपके अगर इंडिया में देखा जाए तो 45% आपका जो ब्लड ग्रुप है वो किसका है। तो फ्रेंड्स अगर हम ABO के संदर्भ में बात करें तो ABO में आपका जो सबसे ज़्यादा 45% जो आपका ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होगा इंडिया में वो आपका O होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे वो ब्लड ग्रुप जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन इंडिया पॉपुलेशन हाउ मेनी परसेंटेज पॉपुलेशन बिलोंग टू ग्रुप ए, यानी कि आपका जो इंडिया है, इंडिया में आपके कितने प्रकार के परसेंट के कितने भी प्रकार के ह्यूमन हैं जिनमें ब्लड ग्रुप ये पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका जो 22% आपका जो ब्लड ग्रुप ये है ये इंडिया के पॉपुलेशन में पाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा तो फ्रेंड्स ये आपका B होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ वो ब्लड ग्रुप, यानी कि आपका जो वो ब्लड ग्रुप है इसका जो पॉसिबल जीनोटाइप है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स वो ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप आपका वो O हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd वाला सही जाएगा वो O। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हिच केमिकल कैन बी यूज फॉर लाइजिंग RBC। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है, इससे आपका पता चलेगा कि जो प्रिपरेशन है वो कैसा चल रहा है। तो फ्रेंड्स इसका हम समझा देते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा केमिकल है जो हम RBC को लाइज करने के लिए उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स कुछ सैंपल हमारे ऐसे होते हैं जिसमें आपके RBC तो प्रेजेंट होते हैं बट हमें RBC को ना डिटेक्ट करके कोई दूसरा यहाँ पे पार्ट डिटेक्ट करना होता है। तो इन केस में हमारा जो RBC है इसको लाइज करने की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें जो RBC है उसको लाइज करने के लिए किस प्रकार के केमिकल का उपयोग करना होता है। ऑप्शंस भी हमारे दिए हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैपोनिन, सैपोनिन या फिर ऑल ऑप्शन। तो इसका जो जवाब है इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसको आप लाइक कर सकते हैं और साथ साथ में अगर आपके कोई दोस्त हैं तो इनको आप शेयर कर सकते हैं, और आप अगर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स लेक्चर को बनाने में थोड़ा मेहनत लगती है तो आप लोग इस लेक्चर को देखा करिए और साथ साथ में इसमें कमेंट और लाइक ज़रूर करिए जिससे हमें और मोटिवेशन मिलती है आगे के वीडियो लाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।